कनाडा की जेल में बंद एक कैदी जिसकी उम्र लगभग 74 साल के आसपास होती है, 19 मई 2024 को उस पर हमला बोल दिया जाता है। जब उस पर हमला बोला जा रहा था और वो चीखने की कोशिश करता था तो कोई उसका मुंह बंद कर दिया करता था ताकि उसकी आवाज़ दूर तक ना पहुंच सके। और उसे तब तक पीटा जाता है जब तक उसकी हालत मरणासन नहीं हो जाती, यानी कि वो मरने की कगार पर नहीं पहुंच जाता है। जब पीटने वाले बस आराम से इत्मीनान हो जाता है कि उसे पीट कर खुश हो जाते हैं, तब उसको छोड़ देते हैं। अब ये बात पहुंचती है पुलिस प्रशासन तक। पुलिस प्रशासन के लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो उसकी हालत को गंभीर देखते हुए वहीं नज़दीक में एक हॉस्पिटल होता है क्यूबेक में, उस हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा देते हैं और कई दिनों तक इलाज चलता रहता है। लेकिन 31 मई 2024 को उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उस कैदी की उपचार के दौरान मौत होती है, अब इस घटना की जो गूंज थी वो अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल जाती है। साथ ही पुलिस ने उन व्यक्तियों की तलाश करना शुरू किया कि आखिरकार किस व्यक्ति ने इस पर हमला किया है, तो कोई भी उसका नाम बताने को तैयार ही नहीं होता है। दरअसल नाम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि मरने वाला जो कैदी होता है वो बहुत ही खूंखार किस्म का कैदी होता है। उसने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 49 महिलाओं की हत्या की बात उसने खुद से कबूली थी। न केवल उनकी उसने हत्या की थी बल्कि उसने सूअर के मांस में उन महिलाओं के मांस को मिलाकर लोगों को खाने पर मजबूर कर दिया था। बाकी बचे अवशेषों को उसने सूअरों को डाल दिया करता था ताकि सूअर उसके अवशेष को खा सकें। इसलिए जिन कैदियों ने हमला किया था, साथ ही उन कैदियों के बारे में जेल के अन्य कैदी भी जानते थे, लेकिन उस कैदी के मरने से वो सब के सब खुश थे, इसलिए हमलावर का किसी ने नाम नहीं बताया। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कैदी कौन था, क्यों उसने इतनी सारी हत्याएं की, क्या आखिरकार वजह थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कनाडा एक जो देश है उसका ही एक शहर लगता है पोर्ट कोकीटलम। दरअसल इसी के रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी जो साल 1949 में 24 अक्टूबर को पैदा होता है। इसके परिवार में इसके माता और पिता, 2 भाई होते हैं, ये एक इनकी बहन होती है। क्योंकि घर में इनके पिग फार्म था, सूअरों का फार्म, जहाँ सूअर पाले जाते थे और उनका मीट बेचा जाया करता था। जब कुछ बच्चे बड़े हो रहे थे तो माँ और बाप ने बेटी को तो नानी के यहाँ भेज दिया ताकि उसकी परवरिश वहीं हो सके, और जो दोनों बच्चे होते हैं उन बच्चों को माँ बाप अपने साथ लगा लिया करते थे ताकि वो भी पिग फार्म में आराम से काम कर सकें। जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जो एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट। रॉबर्ट दरअसल स्कूल भी पढ़ने जाया करता था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। उसके कपड़े की हालत, उसके पहनावा वगैरह जो भी था, उसके बाल, क्योंकि वो साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, इसलिए अपने ऊपर ध्यान न देने की वजह से जैसी उसकी हालत होती थी वैसी हालत में वो स्कूल चला जाया करता था और स्कूल में उसको बच्चे चढ़ाया करते थे, अजीब अजीब तरह के नाम लिया करते थे। और इसी बीच में बच्चों ने उसका नाम रख दिया बदबूदार पिग्गी। उसे बदबूदार पिग्गी के नाम से बुलाया करते थे। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, लेकिन वक्त आगे बढ़ रहा था इसलिए उसका मन फिर किसी में लगता नहीं था। ना तो घर में किसी के साथ बातचीत करता था, ना ही विद्यालय में वो किसी के साथ बातचीत किया करता था, और अकेला ही गुमसुम रहा करता था। जब वो 12 साल का हो जाता है तब उसने एक बछड़ा पाला। उस बछड़े को वो अपने हर वक्त अपने साथ रखता था और उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत किया करता था ताकि उससे उसका लगाव हो जाए। अब जो भी अपने सुख की दुख की बातें होती थीं वो उस बछड़े से ही किया करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, जब वो विद्यालय में पढ़ने के लिए गया था तब उसका जो बछड़ा था वो उसके घर से, उसके उस फार्म से गायब था। और जब वापस आता है तो उसने अपने उस बछड़े को ढूंढने के लिए पूरे फार्म में ढूंढता रहता है। साथ ही जो आसपास की जगह थी, आसपास के इलाके थे, वो हर जगह जाता है, लेकिन उसका बछड़ा हाथ नहीं आता। तभी उसने अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोग उसके बछड़े की हत्या करने के बाद उसकी खाल उतार रहे थे। और जब उसने इस बात का विरोध किया कि ये तो उसका बछड़ा है, तो इस बात पर उस बालक को, जिसका नाम होता है रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ हुई। और रॉबर्ट ने जो इस बात का विरोध भी किया, लेकिन वो बड़े लोग थे, उनके सामने विरोध भी नहीं कर पाता, इसलिए घर आता है, रोता रहता है। ऐसे फिर आगे चल के कुछ दिन के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद अपने पिता और अपनी माँ के साथ ही उसने पिग्गी फार्म में अपना काम करना शुरू कर दिया। यानी कि पिग में जो उसका सूअरों का फार्म था उसमें काम करता था। माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था, पिता से लगाव इसलिए नहीं था क्योंकि बचपन में उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान कम और इस काम में ज़्यादा ध्यान दिया था, और वो सिर्फ पैसे कमाने के बड़ा लालची थे। कुछ दिन के बाद उसके पिताजी भी वहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए जैसे जैसे बड़ा होता है, साल 1963 के आसपास वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसने एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कसाई करते हैं, किसी
जानवर को काटते हैं, उसके बाद फिर उसके पीस करते हैं, उसको बेचते हैं। कुछ इसी तरह से प्रोफेशनल तरीके से उसने कसाई का काम शुरू कर देता है। उसी फार्म हाउस में रहता है और सूअरों को पाला करता था, और जब जब उसकी मीट की ज़रूरत पड़ा करती थी तो उनको उससे बेचा करता था। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। साल 1991 में उसका किसी से झगड़ा हो जाता है और 1-2 साल और बीतते हैं। लगभग 3 या 4 ऐसे झगड़े थे जिन झगड़ों की गूंज थाने तक पहुंच जाती है, और ये मामूली से झगड़े थे। लेकिन 23 मार्च 1997 को उसका एक और झगड़ा हो जाता है। बैंडी नाम की एक महिला होती है। बैंडी नाम की महिला ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की कि एक व्यक्ति है जिसका नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट उसके पास आता है क्योंकि वो रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर का काम किया करती थी, और उसके पास आता था, उससे दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने के बाद उसने कहा कि अब मैं तुमसे यहाँ मिलने नहीं आऊँगा, बल्कि अगर तुम्हें मिलना होगा बैंडी तो तुम्हें मेरे फार्म पर आना पड़ेगा। लड़की उसके फार्म पर पहुँच जाती है 23 मार्च 1997 को। जब उसके फार्म पर पहुँच जाती है तो वो उसके हाथ बांध देता है, और हाथ बांधने के बाद उसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाता है जिससे वो थोड़ा नशे में हो जाती है। इसी बीच में उसने उसके साथ यौन संबंध भी बनाए, और यौन संबंध बनाने के बाद उसने उसके चाकू से उसको एक के बाद एक कई वार किए, और किसी तरकीब से वो महिला उससे छूट जाती है। छूट कर वहाँ से भाग जाती है। भागकर अपनी जान बचाती है, सीधा पुलिस में जाती है, और पुलिस में जाके ये शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस इस मामले की शिकायत तो दर्ज कर लेती है, FIR दर्ज कर लेती है, और मामले की जाँच पड़ताल करती है। तो जाँच पड़ताल में लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। 27 जनवरी 1998 को पुलिस ये कहते हुए उस केस को ख़त्म कर देती है, क्योंकि इस महिला को नशीली दवाइयों का सेवन करने की बहुत ज़्यादा लत थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिलते कि इस पर हमला इस व्यक्ति ने किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने हमला किया है, इसलिए इस केस को ख़त्म किया जाता है। रॉबर्ट अपने काम में लगा हुआ था। उसकी आदत हुआ करती थी, वो किसी न किसी रेड लाइट एरिया में ज़रूर जाया करता था, और रेड लाइट एरिया में जाने के बाद किसी भी महिला के साथ वहाँ बैठकर शारीरिक संबंध बनाया करता था। इस तरह से जब वक्त आगे बढ़ने लगता है, तभी 6 फरवरी 2002 को पुलिस उसके फार्म की जांच करने के लिए एक नोटिस जारी करती है। कहती है कि हमें तुम्हारे फार्म की, जो उसका सूअर का फार्म था, उसकी वो जांच पड़ताल की जाएगी। और इसके लिए जांच पड़ताल करने की वजह ये थी क्योंकि उस इलाके में जितने भी रेड लाइट एरिया हुआ करते थे, उन रेड लाइट एरिया पे काम करने वाली महिलाएं लगातार गायब हो रही थीं। एक साल में 20-20 महिलाएं जब गायब हो रही थीं, तो इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन की थोड़ी मुसीबत बढ़ जाती है। इसलिए जो पुरानी शिकायत थी, जो साल 1997 में थी, उस शिकायत को भी पुलिस ने गंभीरता से लिया कि एक बार पिग फार्म पर एक सेक्स वर्कर के साथ पर हमला हुआ था, इसलिए एक बार वहाँ की भी जांच कर लेते हैं। अब पुलिस प्रशासन जैसे पहले नोटिस चिपका के आती है, नोटिस चस्पा करने के बाद उसकी जब जांच पड़ताल की जाती है तो यहाँ से हैरान करने वाली बात सामने आती है। दरअसल वहाँ कई मानव के कंकाल मिलते हैं, साथ ही लगभग 33 अलग अलग महिलाओं के DNA सैंपल पाए जाते हैं कि ये महिलाएं यहाँ पर आई थीं। साथ ही 6 ऐसी महिलाओं के DNA सैंपल से बिल्कुल पुख्ता हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर के कुछ ढांचे, कुछ हड्डियाँ मिली थीं, जो कि उन हड्डियों को उन जो सुअर फार्म था उसके में खाने में उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। अब इस बात को देखते हुए पुलिस प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो जाता है, रॉबर्ट को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद इसको हवालात में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ से फिर केस की सुनवाई होती है। जब पुलिस ने कुछ जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि कई महिलाएं लगातार जो गायब हो रही थीं, उन महिलाओं के गायब करने में इसी रॉबर्ट का हाथ है, क्योंकि उन महिलाओं के कुछ अवशेष, कुछ DNA सैंपल जिनसे ये पुख्ता हो जाता है क्योंकि वो उसी के सुअर फार्म हाउस में मिल जाते हैं। अब पुलिस ने उससे जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो 6 महिलाओं पर उसके जो आरोप थे बिल्कुल सिद्ध हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं कि 6 महिलाओं की न केवल इसने हत्या की है, बल्कि हत्या करने के बाद उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े करने के बाद जो सूअरों का मीट वो दूसरों लोगों को बेचा करता था, उसी मीट में उन महिलाओं का मीट भी शामिल कर लेता है। साथ ही जो महिलाओं के अवशेष होते थे, उन अवशेष को वो सूअरों के खाने में कुछ जो इनका चारा होता था, उन चारे में उनके अवशेष, महिलाओं के अवशेष मिलाकर उनको दे दिया करता था, और वो खा जाया करते थे। यानी कि वहाँ पर सिर्फ हड्डियों के अलावा बाकी और कुछ शरीर का हिस्सा मिलना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि कुछ हिस्सा मनुष्य खा चुके थे तो कुछ हिस्सों को सूअर खुद खा चुके थे, क्योंकि उनको चारे के रूप में दिया गया था। अब 6 महिलाओं की हत्या का आरोप जब इस पर सिद्ध हो जाता है तो इस पर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही ये कहा जाता है कि अगले 25 साल तक ये ज़मानत नहीं ले सकता। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी। साल 2012 का ये वाक़या है। एक पत्रकार ने जब जाकर इससे वीडियो इंटरव्यू करने के लिए अपील की तो वीडियो इंटरव्यू करने के दौरान इसने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं एक और हत्या करना चाहता था, यानी कि मैंने 49 हत्याएँ की हैं
और एक और हत्या कर देता तो कुल मिलाकर पूरी 50 हत्याएं हो जाती। इसलिए मुझे एक हत्या का हमेशा अफसोस रहेगा। इसी दौरान इसने एक जेल में रहते हुए एक किताब लिखी और किताब में जो पूरी कहानी थी, पूरा मामला था, उसने बयां किया। और जैसे ही प्रशासन को, शासन को ये बात पता चलती है, तत्काल प्रभाव से इस किताब पर रोक लगा दी गई, ताकि किसी को इस बात की भनक ना लग सके कि आखिरकार इसने कितनी हत्याएं की थी, कितनी नहीं की थी। जब पुलिस प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में जो पता चलता है कि सोरेन, मोनाली, एंड्रिया, बैंड्रा, जॉर्जिना, मर्निला, जैकलीन, डायने, हीदर, जेनिफर, हेले, मई, हॉलमार्क, पैट्रिलिसिया, हीदर, ग्रेबिल, तानिया हॉलेक, शेरी लेह, इंगा, टिफनी, सारा, जीन डे, इस तरह की लगभग 26 और महिलाएं थीं जिनका केस चल रहा था, लेकिन साबित नहीं हो पाया था कि उस हत्या में ये भी शामिल है। कुल मिलाकर जब इसने एक इंटरव्यू के दौरान ये स्वीकार कर लिया था कि एक और महिला की हत्या कर देता, तो कुल मिलाकर ये 50 हत्याएं शामिल हो जाती, लेकिन इसने ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन इसी बीच में बात है 19 मई 2024 की, जब ये सलाखों के बीच पीछे बंद था, तो इसी बीच में किसी व्यक्ति ने इस पर हमला कर दिया। हम बताया जाता है कि वो हमला सामूहिक रूप से किया गया था। जब ये चीखने और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो इसका मुंह बंद कर दिया गया, क्योंकि इसको लेकर जेल प्रशासन के बाकी कैदियों में बड़ा रोष था। जिस तरह से इसने हत्याएं की, हत्या करने के बाद उनका महिलाओं का जो मीट था वो लोगों को, इंसानों को खिलाया गया था। साथ ही महिलाओं का जो अवशेष थे वो सूअरों को खिलाए गए थे। और इसी बात को लेकर गुस्सा बहुत पनप रहा था। 19 मई 2024 को इस पर हमला किया गया तो इसे खूब जमकर पीटा गया, और इस बात का किसी ने कोई भनक तक नहीं लगने दी। जब प्रशासन के लोग वहाँ तक पहुँचते हैं तो जेल प्रशासन ने इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा, और हॉस्पिटल में 31 मई 2024 को ये दम तोड़ देता है। और ये कहानी फिर दुनिया के सामने आती है कि आखिरकार एक व्यक्ति कितना खूंखार था। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में गिना जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।